राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन ने ग्राउंडेड जो स्फेरिकल कंडक्टर था उसके ऊपर अगर कांस्टेंट पोटेंशियल हो उसके बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलता हूँ, अब आपका अगला टॉपिक जो आता है वो टॉपिक ये है कि अगर आपके पास में कोई ग्राउंडेड ध्यान देना वर्ड का, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और वो कंडक्टिंग स्फीयर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन उसको रखेंगे तो मेथड ऑफ इमेजेस किस तरीके से वर्क करता है, उसके ऊपर किस तरीके से डीलिंग होगी उधर, उसके बारे में आप क्या करेंगे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो टॉपिक आता है आपका ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर in an external electric field। ठीक है, ये टॉपिक है कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको किस में रखा गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि थोड़ा मेरे को जुकाम हो रहा है, तो थोड़ा आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आवाज़ आप तक प्रॉपर आए, बट थोड़ी सी अभी क्या है, आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है, जुकाम हो गया है मुझे। ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला है कि जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है उसको किस में रखना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लाइक दिस। नाउ दिस इज एनी कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है। चलो ठीक है, वो माना तो अपन बाद में करेंगे क्योंकि वो मेथड ऑफ इमेजेस से इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो मेथड ऑफ इमेजेस से जो भी चीज़ें लेट की जाएंगी वो अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या पुट कर दिया, इसको अपन ने पुट कर दिया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये इस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर इसको क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, जिसकी वैल्यू अपने पास में कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ना, इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी है ये, यूनिफॉर्म है। मैं मान लेता हूं ये जो डायरेक्शन है आपकी z कैप है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 z टाइम्स होगी, मतलब E0 z कैप होगी, z टाइम्स नहीं, E0 z कैप होगी, जहाँ पे E0 की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं कहाँ था, अपन ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई स्फेरिकल जो आपके पास में कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, वो किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम बनाया है कुछ मोटा मोटा सा, तो अपन इसमें थोड़ा सा कंसीडरेशन लिख लेते हैं। कंसीडर अ स्फेरिकल ग्राउंडेड, कैसा, स्फेरिकल ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, spherical grounded conducting sphere in external electric field, in external electric field। इसमें ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट, conducting sphere of radius r, of radius capital R in external uniform electric field, in external uniform electric field, E बराबर E0 Z कैप। यही माना है अभी तक अपन ने। ठीक है, उसका रेडियस अपन आर मान लेंगे और अपन ने इसको किस में पुट कर दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब नाउ वी आर डीलिंग विद व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
एंड टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड टू चार्जेस। जो ये क्या कहते हैं ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, किसमें रखा हुआ है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास में जो यूनिफॉर्म है, वो मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है कोई दूर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कोई दो चार्जेस रखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नेचर के, पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। क्योंकि ये अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जब भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए दो चार्जेस की जरूरत पड़ती है, एक प्लस क्यू और एक कितना होगा माइनस क्यू। और इन माइनस क्यू से अपने पास में प्लस क्यू से और माइनस क्यू तक अपने पास में क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। होती है नहीं होती, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये अपन डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि अपने पास में प्लस क्यू से कहाँ तक जाती है, अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माइनस क्यू तक जाती है। नाउ वी आर डीलिंग विद द मेथड ऑफ इमेजेस एंड इन मेथड ऑफ इमेजेस वी नीड अ पॉइंट चार्ज। तो अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट चार्ज रख देता हूँ, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है, एक यहाँ पे प्लस क्यू रख देता हूँ और एक यहाँ पे रख देता हूँ माइनस क्यू, तो मैं ये मान सकता हूँ कि उस प्लस क्यू से लेके माइनस क्यू तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ना। मैं मतलब यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख लेता हूँ, एक माइनस क्यू चार्ज रख लेता हूँ, तो फिर अपने पास में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ये अपन मान सकते हैं। और क्योंकि अपन मेथड ऑफ इमेजेस से डीलिंग कर रहे हैं तो अपन इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू and minus q at a distance a in both sides from the center of the grounded conducting स्फीयर, ठीक है। मैंने दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, एक डिस्टेंस ए पर जो कि बोथ साइड कहाँ पे, सेंटर से अपने पास में बोथ साइड्स कहाँ है, इक्वल उस पर। इसको अगर मैं फर्दर आगे लेके चलूँ तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई इस प्लस क्यू की वजह से और इस माइनस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जेड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। दीज पॉइंट चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड such that these point charges produce electric field such that, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते सीधी, E equals to E नॉट Z कैप, ठीक है, इन Z डायरेक्शन, ठीक है। Z डायरेक्शन के अंदर अपने पास में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये भी पढ़ाया हुआ है कि कितनी होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, मैंने ये भी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं एक बार वापस से उस चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, नाउ कैलकुलेट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी मेथड ऑफ इमेजेस के हिसाब से, तो सॉरी ये देखो कितना होगा अपने पास में, ये अपने पास में प्लस क्यू चार्ज है एक, ठीक है, यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है। मैं मान लेता हूँ कि इनकी वजह से एक पॉइंट P पर अपने को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कितनी हो रही है वो निकालना है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2a है, ये a है और ये भी a है, मैं ये L मान लेता हूँ लेंथ इसकी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो एक बार बताओ,
इस पॉइंट, इस प्लस की चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं यहाँ से डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपन, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से अपने पास में कितना जाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये अपने पास में तो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ई प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और ये एंगल कुछ अपने पास में थीटा मान लिया मैंने, ये एंगल भी थीटा होगा, ये मैंने कुछ लेंथ मान ली एल, और अब अपने को इसमें पता लगाना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। ये केस मैं पहले भी करा चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और तो एक बात बताओ, अपन कैसे डिस्कस किए थे लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, ये एक पैरेलल इसके एक लाइन खींची, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा अपने पास में, थीटा होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से इधर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, इसकी अपने पास में कंपोनेंट कितनी होंगी, ई कॉस थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इधर की साइड जाएगी, ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा, बिल्कुल ये देखो अल्टरनेट एंगल बनेगा ना जेड वाला, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास में, ई कॉस थीटा ही आएगा ये भी, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, ई कॉस थीटा। अच्छा इधर की साइड कितना जाएगा अपने पास में, ये जाएगा ई साइन थीटा, और इधर की साइड भी कितना जाएगा, ई साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो तो आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, द साइन component of electric field cancel out each other, but the resultant electric field comes out due to cos theta component। तो अपने पास में cos theta component की वजह से क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी। अब वो कितनी आएगी, तो अपने को पता है कि भाई ई रिजल्टेंट जो होगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी होगी, ये E बराबर ई आर जो होगा ये कितना होगा, E1 प्लस E2। ये ई आर अपने पास में कितना होगा, E1 प्लस E2, ठीक है, जो कि अपने पास में कितना आ रहा था, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लेता हूँ, तो ये +1, इसको एक काम करो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से ले लो और ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से कर लो, ई रिजल्टेंट इन दोनों की वजह से ही होगा, ठीक है। अब इसका तो अपने पास में कॉस थीटा कंपोनेंट कितना था, ई कॉस थीटा, इसका भी कितना है, ई कॉस थीटा, मतलब रिजल्टेंट कितनी होगी अपने पास में, 2e कॉस थीटा, यही होगा, ठीक है। अगर ई रिजल्टेंट की मैं बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2k³ अपॉन में r²। अब r जो है अपने पास में वो ये डिस्टेंस है, ये ले लो, कोई भी ले लो, एक भी डिस्टेंस, तो क्योंकि दोनों में वैल्यू अपने पास में बराबर ही आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, r जो होगा अपने पास में, ये r जो होगा ये कितना आएगा, √a² प्लस l², ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अभी डायरेक्शन नहीं, पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालने की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके इक्वल आएगा, डायरेक्शन में भी बता दूंगा कितना आएगा इसका, अपन देख लेंगे अभी डायरेक्शन को। वैसे डायरेक्शन z अपन ने z माना हुआ है, ठीक है, उस डायग्राम के अंदर देखना z डायरेक्शन में जा रही है, और अपने पास में cos थीटा का कंपोनेंट भी z में ही है, cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो भी कहाँ पर है, z के अंदर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को ये चीज़, तो चलो ठीक है। ये ई आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अपने पास में, अगर आप चाहते हो कि नहीं वेक्टर क्वांटिटी में निकालें तो वेक्टर में भी निकल सकता है, ये z कैप आ जाएगा, z कैप, ये लो,
वेक्टर क्वांटिटी भी अगर अपन निकालना चाहते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में भी ये चीज़ आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2k³ अपॉन में अंडर रूट a² प्लस l²। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी cos थीटा की वैल्यू? cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये तो बेस हो गया, अपॉन में हाइपोटेनियस ये आ जाएगा अपने पास में, तो ये a अपॉन में अंडर रूट a² प्लस कितना हो जाएगा l², और ये कितना आ गया z², ठीक है। पॉइंट चार्जेस है इसलिए डिस्क्रीट फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा फॉर्मूला अपन ने। ये कितना हो जाएगा 2kqa, यहाँ पे कितना आ जाएगा a² प्लस l², इसकी पावर 3/2, और ये कितना आ गया z², ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं मान लेता हूँ जो ये आपका a डिस्टेंस है, ये जो a डिस्टेंस है, लेट a इज ग्रेटर देन l। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं वो काफ़ी लार्जर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हुए हैं? वो लार्जर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बन सके। अभी आ जाएगी, अभी देखो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एल के ऊपर, इस एल टर्म के ऊपर डिपेंड कर रही है। एल की वैल्यूज को चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, लेकिन अपने को तो यूनिफॉर्म बनानी है ना, अपने को तो कांस्टेंट रखना है इसको, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट ए इज ग्रेटर देन a/l। सो अपने पास में 1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा l अपॉन में a। सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी हो जाएगी, एक काम करो इसमें से a² को कॉमन लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 2kqa। अगर मैं a² को कॉमन लेता हूँ तो a² को कॉमन लूँगा तो बाहर तो a³ आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस l² ओवर a², और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 z², ठीक है। और ये कितना हो जाएगा ई रिजल्टेंट अपने पास में, ई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2kq, और a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a², ठीक है, और ये आ गया z²। देखो अब कांस्टेंट होगी, अब l पे डिपेंडेंसी नहीं है, a पे डिपेंडेंसी है, और a आपका उन पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग this equation, E equals to ER is equals to E0Z, ठीक है। अपने पास में किससे अपन ने कंपेयर कर दिया E0Z से। सो हियर E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 2kq अपॉन में a²। देखो k भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, उनके बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट ले रखा था मैंने a को अपन ने a डिस्टेंस माना था ना, वो उसके सेंटर से कंडक्टिंग स्फीयर जो अपने पास में था उसके सेंटर से कितना माना हुआ था a माना हुआ था, ठीक है। तो ये भी अपने पास में क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो अपने पास में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, देखो E0 मैंने बोली थी ना यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म ही प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब अपन लगाएंगे अपना दूसरा तरीका जो भी है। अब अपने पास में मेथड ऑफ इमेजेस लगाया जाएगा, ठीक है। मेथड ऑफ इमेजेस क्या बताता है? according to the method of images, due to point charges, image charge is induced, inside the spherical grounded conductor। मेथड ऑफ इमेजेस में यही तो करते थे अपन कि जो स्फेरिकल ग्राउंडेड कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में एक इमेज चार्ज क्या हो जाएगा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक तरफ तो तुमने प्लस क्यू चार्ज लिया है तो उसकी वजह से तो अपने पास माइनस वाला होगा, और एक तरफ माइनस है तो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा देखो सच दैट फ्रॉम प्लस क्यू पॉइंट चार्ज the induced image charge will be q dash equals to minus के qr over a।
ठीक है, एंड ड्यू टू माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज induced image charge, induced image charge will be q डबल डैश इक्वल्स टू, अब देखो माइनस की वजह से, जब प्लस की वजह से क्या साइन आ रहा था अपने पास में, माइनस साइन आ रहा था, तो माइनस की वजह से क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, क्यू आर ओवर ए। ठीक है, अब कितने डिस्टेंस पे होंगे ये, डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा, एट अ डिस्टेंस, मैंने बताया था ना b इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर ए, अपन b लेते थे डिस्टेंस, यही अपने पास में है। तो बस इसी को तो अपने को क्या करना है, कंसिडरेशन में लिखना है, मतलब इसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, कंसिडरेशन में हो जाएगा वो। अब देखो कितना होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके थोड़ा सा क्या इसको बड़ा करेंगे, जैसे ये एक स्फीयर आ गया आपके पास, ये एक स्फीयर है, ठीक है, ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है तो इसका मतलब इस पे टोटल पोटेंशियल तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसको तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, अब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे था और एक जो माइनस क्यू चार्ज था वो यहाँ पर है, ठीक है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है अपने पास में, कहाँ से, सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से, वो क्या है, इक्वल है, ये इसका सेंटर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये सेंटर आएगा, और यहाँ से इन दोनों चार्जेस का अपने पास में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। मैं सफ़ेद लाइन से ही कर देता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है, और ये अपने पास में क्या आ जाएगा, सेंटर। तो इस सेंटर से अपने पास में इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है, a है, ठीक है, ये अपने पास में डिस्टेंस हो गया। नाउ इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इसका रेडियस कितना है अपने पास में, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। तो मेथड ऑफ इमेजेस के अकॉर्डिंग इस प्लस क्यू की वजह से एक नया चार्ज इंड्यूस होगा जो कि यहाँ पे कहीं पे होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू डैश, और इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे कहीं पे एक नया चार्ज इंड्यूस होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू डबल डैश, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू डबल डैश। और ये जो अपने पास में डिस्टेंस होगा सेंटर से, ये कितना है, ये b होगा यहाँ से यहाँ तक, और सेम ही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस में इंड्यूस हो गए, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है तो फिर भाई इंड्यूस चार्ज का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो आर स्क्वायर ओवर ए, ठीक। और यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से और इस माइनस क्यू चार्ज तक अपने पास में क्या फैली हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फैली हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना देता हूँ, आप बनाना चाहो बना लेना, क्योंकि फिर डायग्राम में क्या होता है, मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई फिर डायग्राम में क्या होगा, पता नहीं लगेगा कि भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में रखा हुआ है, ये इस तरीके, और इसकी जो वैल्यू है अपने पास में, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, E बराबर ई नॉट जेड, जो अपन निकाल चुके थे अभी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर इसी में एक स्पेस में कोई पॉइंट P है, अपने पास में कोई एक पॉइंट P है, ये वाला। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बाहर नहीं है, इसी में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर ही अपन ने डिस्कस किया है। अब ये मैंने क्या ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, फिर इस वजह से बनाया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर ही है। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इसको अपन यहाँ भी ले सकते हैं,
ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, फिर अपने को वो चीज़ें नहीं होंगी। ये लो, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है अपन कितना मानते थे, अगर ये थीटा एंगल के साथ है तो इसका डिस्टेंस मैं आर मानता था, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे, इसके ऊपर अपन लाइंस डालते थे, ये इस तरीके से, इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से भी आएगा ऐसे, ठीक है, एक इस चार्ज की वजह से भी आएगा, क्योंकि अब तो ये चार्ज भी आएगी, इसकी वैल्यू भी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। एक ये भी बनेगा, देखो डायग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना अब, और एक ये पॉइंट चार्ज भी आएगा, ये लो। तो अपने पास में अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, पूरा का पूरा देख लो आप, पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन रहा है, ठीक है। अब ये वो थीटा एंगल आ गया आपके पास में, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस आर की वैल्यू इधर की साइड कितनी होगी, इधर की साइड कितनी होगी अपने पास में, इस आर की वैल्यू आर कॉस थीटा होगा ना, इधर की साइड कितना होगा, आर कॉस थीटा। दैट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, आर कॉस थीटा, समझाने के तौर पर है कि जेड की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी यहाँ पे, आर कॉस थीटा। नाउ इस पॉइंट पी पर अपन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई पोटेंशियल कितना होगा, फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे कि भाई उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ऑलरेडी लगी हुई भी है और एक इन सारे चार्जेस की वजह से भी प्रोड्यूस होगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी फिर वहाँ पे, ठीक है, दोनों आएंगी। इसके बाद में फिर अपन स्फीयर के पास में लेके आएंगे, स्फीयर के पास में लेके आएंगे, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद में उसमें फिर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस कितना हो रहा है, तो चार्ज इंड्यूस ये हो रहा है क्यू डैश, और कितना हो रहा है क्यू डबल डैश, ये दो चार्जेस ही तो इंड्यूस हो रहे हैं अपने पास में, तो इसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए। इसके बाद में अपन ये भी निकालेंगे कि भाई साहब ये आउटसाइड जो स्फीयर है अपने पास में, इस आउटसाइड स्फीयर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो प्लस चार्ज है, और सॉरी ये अपने पास में एक प्लस चार्ज है और एक ये भी अपने पास में मतलब चार्ज है, इसमें माइनस का मैग्नीट्यूड है, इसमें प्लस का मैग्नीट्यूड है, तो प्लस से माइनस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो प्रोड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ भी तो प्रोड्यूस होगी अंदर। मेथड ऑफ इमेजेस में तो यही बताएंगे ना अपन कि भाई एक प्लस क्यू की वजह से जब माइनस क्यू तक एक प्रोड्यूस हो सकती है, तो फिर एक इस क्यू डबल डैश की वजह से क्यू डैश तक भी एक प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नेचर का है, ये नेगेटिव का है, एक इधर भी प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो कितना प्रोड्यूस हो रही है वो भी तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वो इनसाइड द होगी, और इस इनसाइड की वजह से टोटल आउटसाइड पे कितना फर्क पड़ रहा है, वो सारा सब कुछ अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं अपन। एक मिनट, ये अपने पास में पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास में डी, ठीक है। नेमिंग कर दिया इसका ए बी सी डी, और इस ए बी सी डी को फिर अपन को, अब देखो अपने को निकालनी है पोटेंशियल, तो ये डिस्टेंसेस का काम लेना पड़ेगा, ये ए से लेके पी, ये बी से लेके पी, फिर अपने पास में, अच्छा ये सेंटर मैंने कितना मान लिया, सेंटर भी अपने पास में कितना है, ओ पी, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में ये कितना हो जाएगा अपने पास में, सी से लेके पी तक, और ये डी से लेके पी, ये सारे डिस्टेंस, अब ये सी पी और डी पी, ये सारे डिस्टेंस मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आर माइनस बी, और ये कितना आ जाता है अपने पास में आर माइनस ए, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ आ जाएगा। अगर वहाँ पे माइनस में हो रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास में ट्रायंगुलर लॉ लगाओगे तो देखो ये रिजल्टेंट बन रहा है, ये आ गया अपने पास में ए, ठीक है, ये आर, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आर प्लस ए, ठीक है। ये इसकी बात करूँ तो ये, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा आर प्लस बी, ठीक है, समझ गए ना, वेक्टर का खेल है पूरा का पूरा, इसमें क्या है, वेक्टर का पूरा पूरा खेल है अपने पास में। तो चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितने कितने आएंगे, चलो नाउ सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा ए से लेके पी तक का मॉड। तो अगर मैं ए से पी निकालूंगा और उसका भी मॉड निकालना पड़ेगा, तो पहले उस ट्रायंगल में जाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, और थोड़ा सा समझाने का मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। इस ट्रायंगल में देखो ए पी ओ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा इन ट्रायंगल ए पी ओ।
अपने पास में जो ए पी होगा, ए पी जो अपने पास में मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा अपने पास में, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस प्लस ओ से लेके फिर अपने पास में कहाँ तक होगा, पी तक का डिस्टेंस। ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस तो ए वेक्टर है, और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर वेक्टर। तो ये तो पूरा था ना, ये ए पी होगा। अगर मैं ए पी के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a डॉट वेक्टर, यही होता है अपने पास में। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड की 2r a, यही अपने पास में। अगर इसमें देखो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अरे क्या हो जाता है यार ये, इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि AP डॉट AP, AP डॉट AP, ये क्या होता है अपने पास में, AP का मॉड स्क्वायर, यही होता है अपने पास में वैल्यू। AP का मॉड स्क्वायर करोगे तो अपने पास में देखो कितना आएगा, A प्लस आर डॉट A प्लस आर, A प्लस आर डॉट A प्लस आर, यही तो होता है। तो AP इसका मॉड स्क्वायर, AP वेक्टर इसका मॉड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे, ये A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2a डॉट आर, यही आएगा अपने पास में। अब एक बात बताओ, ए तो कांस्टेंट है आपका, ए जो वेक्टर है यहाँ पे ये तो कांस्टेंट वेक्टर है, ये कितना है अपने पास में, कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस वेक्टर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो 2a z कैप डॉट आर वेक्टर, क्योंकि देखो अपने पास में जो ए की डायरेक्शन है वो भी मैंने z कैप में ही ले रखी है। ठीक है, वो भी अपन ने कहाँ ले रखी है, z कैप में ही ले रखी है। ठीक है, इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो z और r के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, मैंने थीटा ले रखा है, z और r के बीच में एंगल कितना ले रखा है, थीटा ले रखा है। तो इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट को भी ओपन करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा z कैप का वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये कितना आ जाएगा r cos थीटा, 2ar cos थीटा। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास में AP का मॉड स्क्वायर, और AP का मॉड कितना आ जाएगा अपने पास में, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। मेरा कहने का मतलब ये था कि बच्चे कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोले सर यहाँ पे cos थीटा कैसे आ रहा है। तो ये cos थीटा लाने का मतलब मेरा यहाँ से ये था कि अगर तुम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो ये कितना होता है, z डॉट आर डॉट कितना होगा, मतलब z का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। अब z का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, r cos थीटा रख दिया अपन ने, तो ये अपने पास वैल्यू आ रही है ये। ठीक है, सिमिलरली आगे चलता हूँ मैं। सिमिलरली अगर अब मैं निकालता हूँ कौन सा, ये B से लेके P तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BOP, तो BOP में जाता हूँ तो मैं BP कितना होगा अपने पास में, BP वेक्टर, ये हो जाएगा BO वेक्टर प्लस OP वेक्टर। BO वेक्टर कितना है, B वेक्टर प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास में R वेक्टर। तो एक बार आप सॉल्व कर चुके हो, उसी से समझ जाओगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, B स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2br cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये अपने पास में। ऑल्सो इन प्रीवियस सेक्शन we calculate कितना, अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, ये अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, CP एंड DP। CP मैग्नीट्यूड कितना आएगा अपने पास में, देखो CP किसके बीच के बीच में, CP ये है अपने पास में, तो ये R और B के बीच में बना हुआ है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2RB cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसकी, CP के बाद में DP की, तो DP अपने पास में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2RA cos थीटा,
और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्टेंसेस क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। डिस्टेंसेस आ गए, चार्जेस अपने पास में रखे हुए ही हैं, चार्जेस रखे हुए हैं तो अपन क्या निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पी के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं उससे पहले एक काम करो, इतना सारा सब कुछ लिखा है तो इसको एक बार नोट डाउन भी कर लो, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे। ये लो, पॉज करते जाना और करते जाना। ये लो, कंप्लीटेड। ये डायग्राम हो गया इसका। देखो वो मैं z.r ले रहा था ना, मैं यहाँ से भी ले सकता था, इसको मैं z_r वेक्टर लिख सकता हूँ, z_r वेक्टर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहीं से आ रहा है वो cos थीटा वाला। ठीक है, अब अपन पोटेंशियल P पे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, फिर ठीक है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी, मतलब अब पूरा प्रोसीजर वैसा ही चलेगा। यहाँ ही तक था जो था समझने का, यहाँ तक एक बार अपन पहुँच गए कि भाई अपन ने डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली, पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। अब तो जो भी निकालना है वही सारे तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, इंड्यूस चार्ज निकाल लेंगे, फिर फोर्स भी निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मानते हुए बाहर में कितनी टोटल फील्ड होगी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा सब कुछ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही सेम कंसेप्ट आपके बीएससी में भी आता है फर्स्ट ईयर के अंदर, ईएमटी में, वहाँ पे भी है। वहाँ पे तरीका अलग हो सकता है, वहाँ पे मेथड ऑफ इमेजेस से नहीं है वो तरीका सॉल्व करने का, लेकिन रिजल्ट जो आएगा दोनों का ही सेम आता है। मेथड ऑफ इमेजेस लगा लो या फिर वो वहाँ का जो तरीका है अपने पास उसको कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट दोनों का अपने पास में क्या आता है, सेम ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। राधे राधे।